हत्यारा। लंदन की अदालत में कल एक असाधारण मुकदमे की पेशी है। मुजरिम के अपराध के विषय में कोई शक शुबहा नहीं और साथ ही वह मुकदमे में जीत जाएगा, इसमें भी संदेह नहीं। संक्षेप में इस असाधारण कांड का विवरण इस तरह है। 20 मई की बात है। लंदन के सुप्रसिद्ध फेफड़ा रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेलिडन हिल के दोनों बड़े बड़े बैठक खाने मरीजों से भरे हुए हैं। हर मरीज के हाथ में एक कार्ड है जिस पर नंबर लिखा हुआ है। भीड़ तो हर रोज ऐसी ही होती है, क्योंकि सैकड़ों क्षय रोगियों को निरोग करने का यश प्राप्त है डॉक्टर हिल को। निदान गृह के चारों तरफ शीशे की खिड़कियों और दरवाजे पर चीनी रेशम का लहराता हुआ पर्दा है। भीतर दीवार से सटा कर रखे हुए हैं बड़े बड़े जापानी गमले, जिनमें ग्रीष्म प्रधान देशों में पैदा होने वाले रंग बिरंगे मौसमी फूलों के बड़े बड़े पौधे करीने से रोपे हुए हैं। और इन सब के बीच में एक बड़ी सुसज्जित टेबल के सामने अभी अभी डॉक्टर हिल आकर बैठे हैं। चेहरे पर सुख और संतोष की रेखाएं, आंखों में दर्प भरी चमक। सामने उनका असिस्टेंट बैठा है जो आने वाले मरीजों का संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर की आज्ञानुसार शॉर्ट हैंड में लिख देता है। निदान कक्ष के प्रवेश द्वार पर जीने के ऊपर डॉक्टर का अर्दली, लाल मखमल की वर्दी, चमकीला पट्टा, बिल्ले वाली टोपी और दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहने खड़ा है। उसकी दोनों कलाइयों में से एक में क्रॉस पर चढ़े ईसा मसीह का और दूसरे में एक नग्न देने वाली परी का गोदना गुदा हुआ है। उसकी ड्यूटी है डॉक्टर के बोलने के साथ ही कमजोर क्षय रोगियों को, जिनका टेस्ट हो चुका है, अपने सबल सशक्त हाथों का दृढ़ सहारा दे बाहर ले जाना, वहां से एक खास तरह की बनी रेस्ट चेयर पर बिठा लिफ्ट की मदद से उन्हें नीचे पहुंचा देना। मरीज आते हैं, निष्प्रभ हताश आंखें, खुली हुई जर्जरित छाती और एक हाथ में खोले हुए कपड़े। आने के साथ ही डॉक्टर हिल प्लेकीमीटर और छोटी नलिका द्वारा उनकी छाती तथा पीठ का टेस्ट करते हैं। ठक 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 ठक, किट, सांस लीजिए, हाँ जरा और जोर से। इसके 2 सेकंड पश्चात ही नुस्खा डिक्टेट करते हैं और सेकंडों के अंदर ही उसे समाप्त कर कहते हैं, हाँ इसके बाद किसका नंबर है। गत 3 सालों से यह क्रम चलता आ रहा है। इसी तरह प्रतिदिन प्रातः के 9 बजे से 12 बजे तक क्षय रोगियों का काफिला एक एक करके आता है और अपने जीवन मरण का नुस्खा लिए चला जाता है, फिर आता है और फिर चला जाता है। इसी अनवरत क्रम में एक दिन अर्थात 20 मई को ठीक 9 बजे एक मरीज डॉक्टर के कक्ष में दाखिल हुआ। लंबा, अर्धनग्न और देखने में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा मात्र। उसकी आंखों की पुतलियां लगता था कपाल मग्न हो अपना अस्तित्व विलीन कर देना चाहती हो। गाल धंसकर अंदर चले गए थे और छाती खुली हुई थी, मानो चमड़े के आवरण से ढका हुआ हड्डी का पिंजर। मांसहीन उसकी एक बांह की चमड़ी नीली हो गई थी। वह लंबे पांव से कांपते हुए डग भरता आया। गमले में लगे एक जापानी फूल पौधे की सशक्त डाली पकड़ खड़ा हो गया और जोर जोर से खांसने लगा। खांसने के साथ साथ ही उसका सीना उठने बैठने लगा। वह अब मरा तब मरा। खांसी का दौर क्षण भर को शांत होते ही अर्दली ने उसे लाकर डॉक्टर के सामने बिठा दिया। नियमानुसार संक्षिप्त परीक्षा करके डॉक्टर ने निराशा भरे स्वर में कहा, ना कोई उम्मीद नहीं। पूरा बायां फेफड़ा बेकार हो चुका है और दाएं का भी वही हाल है। रोगी ने सशंक, भय विहल, कंपित स्वर में कहा,
डॉक्टर, कोई उम्मीद? उसके स्वर से लगता था जैसे उसे संसार में अभी बहुत कुछ करना है और मात्र बच जाने भर से ही वह संभव है। इसके बाद और किसका नंबर की आवाज के साथ अर्दली आकर मरीज को ले जाने वाला ही था कि मरीज के भय विजड़ित चेहरे की तरफ देख अपने दोनों भवों के मध्य के रोमहीन हिस्से को बंधी मुट्ठी से हल्की ठोकर देते हुए सव्यंग मुस्कुराहट के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा, जीने का बड़ा मोह है। आप क्या बहुत दौलतमंद हैं? मरीज को मानो बल मिला। उसने अपने धसे हुए नेत्रों को सप्रयास विस्तारित करते हुए अश्रुरुद्ध स्वर में कहा, हाँ डॉक्टर, मैं करोड़पति हूं। धन की कोई कमी नहीं है। तब आप एक काम कीजिए। डॉक्टर ने चेयर पर जरा उठंगने का स्वभाव दिखाते हुए कहा, आप इसी एम्बुलेंस गाड़ी से सीधे स्टेशन चले जाइए। वहां से 11 बजे वाली एक्सप्रेस से जाइए डोवर, और वहां से जहाज से कैलिस, फिर मार्साई, वहां से गर्म स्लीपिंग कार में नाइस जाइए। बस वहीं आप रहिए और 6 महीने तक रोटी, शराब, फल, मांस आदि कुछ नहीं, केवल वाटर क्रश लीजिए। एक दिन के अंतर से चम्मच भर वर्षा जल में 2-4 बूंद आयोडीन भी मिलाकर पिया कीजिए। देखिए, वाटर क्रश के सिवा और कुछ नहीं। भली भांति इसको छान कर। हां, मैं आपको ज्यादा उम्मीद तो नहीं दिला सकता, एक चांस भर ही समझिए। इस अंदाजी चिकित्सा का नाम मैंने बहुत सुन रखा है, पर इससे अच्छा होना मुझे असंभव ही लगता है। फिर भी आपको कह रहा हूं, जाकर देखिए। संयोग है, अगर अच्छे हो गए तो ठीक ही है, नहीं तो और क्या, आजमाइए। दुनिया में कई बार असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा नंबर किसका है? मरीज को कुछ आशा बंधी। डॉक्टर को बार बार धन्यवाद देता हुआ वह अर्दली के साथ बाहर चला गया। उक्त घटना के 6 महीने पश्चात दिसंबर की 3 तारीख को ठीक 9 बजे कीमती फर की पोशाक पहने एक विशाल आकृति का आदमी बिना नंबर कार्ड लिए सीधे चिकित्सक प्रवर डॉक्टर हिल के कमरे में उपस्थित हुआ। पुष्ट मासल बाहें, बड़ी बड़ी भूरी छितनार आंखें, चौड़ी छाती और सशक्त कदम। लगता था पौराणिक या परिकथाओं का कोई दैत्य आ पहुंचा हो। डॉक्टर साहब अभी अभी कमरे में आकर बैठे थे और लबादानुमा काला लंबा ऊनी कोट पहने हुए थे। सुबह की हल्की गुलाबी ठंड में उनका शरीर कुछ सिहरता सा लग रहा था। उक्त आगंतुक ने आते ही अपनी सशक्त बाहों में बच्चे सा उन्हें उठा लिया और साश्रु नेत्र उनका दीर्घ आलिंगन करते हुए हरे आवरण वाली आराम कुर्सी पर बिठा दिया। डॉक्टर हिल की हालत उस वक्त बिल्कुल निर्जीव सी हो रही थी। लगता था उनकी सांस ही बंद हो जाने वाली है। उक्त आगंतुक ने डॉक्टर को साश्चर्य सभीत अपनी तरफ देखते हुए पाकर ऊंचे दृढ़ स्वर में निवेदन किया, कितना चाहिए आपको? 20 लाख? 30 लाख? डॉक्टर मौन ही रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वह कहता गया, मैं आपकी ही वजह से आज सांस ले रहा हूं। आज आप ही की वजह से मैं पृथ्वी के समस्त आनंदों का उपयोग करने में समर्थ हो सका हूं डॉक्टर। मैं अपने जीवन के लिए आपका ऋणी हूं। आप मेरे जीवन दाता हैं। बोलिए, जो बोलिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। निसंकोच मांगिए, मेरे पास दौलत की कमी नहीं। अपना सर्वस्व देकर भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। फिर भी जो हो सके वह करने के लिए मेरा दिल व्याकुल है। डॉक्टर, आदेश दीजिए, जो भी आप चाहें। क्षण भर बाद स्वस्थ होते हुए डॉक्टर ने अर्दली की ओर मुखातिब होकर कहा, यह कौन पागल आ पहुंचा है? इसे निकाल बाहर तो करो। अरे ना ना,
कहकर उस आदमी ने मुष्टि योद्धा की भांति इतने जोर से टेबल पर मुक्का मारा कि अर्दली जहां का तहां खड़ा रह सभीत दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगा। उसने फिर कहना आरंभ किया, डॉक्टर, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। दरअसल आप मेरे जीवन रक्षक हैं। आप ही ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। मैं वही आदमी हूं जिसे आपने नाइस भेजा था और केवल वाटर क्रैश सेवन करने की आज्ञा दी थी। मैं वही अभागा नरकंकाल हूं जिसे आपने कहा था कि दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। नाइस में वाटर क्रैश और सिर्फ वाटर क्रैश पर मैं इतने दिन रहा हूं। फलस्वरूप आज मुझे आप इस रूप में देख रहे हैं। यह सब आपकी चिकित्सा का प्रभाव है और नहीं यकीन हो तो यह देखिए। कहकर उसने अपनी छाती पर जोर जोर से मुक्का मारना आरंभ किया। निश्चय ही उसका मुक्का प्रहार से किसी के भारी हाड़ पंजर ढीले हो सकते थे, पर उसकी वज्र छाती पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। कुछ क्षण डॉक्टर अवाक रहे, फिर उसकी तरफ ध्यान से देखकर अचानक ताज्जुब में खड़े होते हुए बोले, क्या आप सचमुच वही करोड़पति हैं जिसे? हाँ डॉक्टर, मैं वही हूं, उसने ऊंचे कंठ से कहा। कल ही मैं जहाज से उतरते ही सबसे पहले जाकर आपकी एक आदम कद कांसे की मूर्ति बनाने का आदेश दे आया और अब वेस्ट मिनिस्टर में आपकी समाधि स्थान की व्यवस्था कर रहा हूं। इतना कहकर वह तपाक से एक बड़े सोफे पर बैठ गया। उसके बैठने से सोफे के स्प्रिंग मचमचा उठे। कुछ मिनट तक डॉक्टर उसकी तरफ शोधन दृष्टि से देखकर कुछ तलाश करते रहे। फिर सचिव और अर्दली को कुछ कहा। वे दोनों बाहर चले गए। डॉक्टर उस आगंतुक की तरफ उदास, गंभीर, बेधक और कुछ क्षणों तक चंचल दृष्टि से देखते रहे और तत्काल गंभीर दृढ़ मुद्रा बनाते हुए उन्होंने आगंतुक के चेहरे पर दृष्टि गड़ाकर कहा, आपके कपाल पर एक मक्खी बैठी है, उसे उड़ा दूं? इतना कहकर डॉक्टर ने झुककर अपना जेबी रिवॉल्वर निकाला और दनादन आगंतुक की धमनी पर 3 फायर किए। क्षण मात्र में विशाल कपाल रेखाएं रक्त के फव्वारे में विलीन हो गईं और वह आदमी वहीं सोफे पर ढेर हो गया। कुछ देर उसने हाथ पैर छटपटाए और फिर निस्पंद। डॉक्टर यह सब सतृण भाव से देखते रहे। उनके चेहरे पर कई भाव रेखाएं बनी और मिटी, पर तृष्णा भाव यथावत रहा। उसके पश्चात उन्होंने अपना सबसे तेज नश्तर का चाकू लिया, उसका प्रशस्त कलेजा चीर डाला और फेफड़ा निकालकर अपनी टेबल पर जा बैठे। थोड़ी देर के पश्चात जब दरोगा डॉक्टर को अपने साथ चलने का वारंट लेकर आए, उस वक्त वे बड़ा लेसवाना अणुवीक्षण यंत्र लेकर रक्त रंजित मानव फुफ्फुस पर वाटर क्रैश के प्रभाव की परीक्षा कर रहे थे। दरोगा ने जब उनके पास जाकर साथ चलने का अनुरोध किया तो डॉक्टर ने उठकर मुक्त दृष्टि से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस आदमी की हत्या जानकर की है, क्योंकि बिना इसका कलेजा चीर कर देखे यह जानना नामुमकिन था कि बिल्कुल जर्जर हो गया क्षयग्रस्त फेफड़ा भी किस प्रकार फिर स्वस्थ हो सकता है। इसलिए मैं निसंकोच स्वीकार करता हूं कि विश्व कल्याण के महान कर्तव्य के सामने मैंने साधारण मानवीय विवेक का त्याग करके इसको मार डाला। कहने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर हिल व्यक्तिगत जमानत पर हवालात से रिहा हैं, क्योंकि उनकी रिहाई कल्याणकारी है। इस मुकदमे की पेशी कल अदालत में होगी। शीघ्र ही सारे यूरोप और फिर समस्त दुनिया में इस मुकदमे की धूम मच जाएगी। जहां तक हमारा विश्वास है, इस तुच्छ अपराध के लिए उस महान मानव कल्याणकारी डॉक्टर हिल को न्यूगेट के फांसी के तख्ते पर नहीं जाना होगा। कल के मनुष्य के प्रति गंभीर प्रेम और उसके लिए आज के एक मनुष्य के तुच्छ जीवन की हत्या,
इसे अपराध नहीं मानने वाले दुनिया के महाप्राण वैज्ञानिक चाहे जिस प्रकार हो डॉक्टर हील के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।